हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं मिशकुला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आज की क्लास आपका हिंदी का पेपर है। इसमें आपको जो पहले का प्रश्न पत्र आया था उसके अकॉर्डिंग आपको नया प्रश्न पत्र बनाया है, जो कि आपके पेपर में कुछ अलग टॉपिक्स लेके आया गया है, जिसमें आपको सारी चीज़ें एक एक करके बताया जाएगा और आज कुछ नया सीखने को भी मिलेगा इस वीडियो से। तो दोस्तों, अगर आप BA थर्ड ईयर के छात्र छात्रा हैं तो हिंदी का जो ये पेपर है, हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य, तो ज़रूर देखिए वीडियो को, क्योंकि ये आपका प्रश्न पत्र जो है वो हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास से है। इसमें आपका ये प्रश्न जो आते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा कठिन होते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा तैयार करना मुश्किल होता है। तो प्रिपेयर पहले से ही करना सबसे मुश्किल होता है। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल में नया है वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन बिल्कुल दबाएं, जो कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। तो इसी के साथ चलते हैं क्लास की तरफ। आज की क्लास में क्या प्रश्न आज लेके आए हैं मॉडल पेपर में, तो मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराएंगे आज। मॉडल पेपर में कितने क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, किस तरह की क्वेश्चन मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से देखने को मिलेगी। तो आज सीखेंगे इस प्रकार से आपके प्रश्न पत्र को। तो इसी के साथ चलते हैं क्लास की तरफ दोस्तों। कुछ इस तरीके से आपका प्रश्न पत्र है, यानी मॉडल पेपर है। इसमें आपका दे रखा है, सीधे तौर से आप लोग देखेंगे BA तृतीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र है आपका हिंदी का। प्रश्न पत्र का नाम है हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये प्रश्न आपको हमने ढूंढ के बनाया गया है। तो टाइम आपको पता ही, टाइम मैनेजमेंट 3 घंटे का होता है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसमें आपका खंड आ के जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है और सबसे पहले इसको आपको करना ही होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब आप 2 नंबर के क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि आप सेक्शन बी और सेक्शन सी किस तरीके से कर लिए। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको होता है सेक्शन ए, यानी खंड आ। तो सबसे पहले आप जरूर खंड आ को करिए, इस वजह से आपका नंबर कभी कटेगा नहीं। तो 50 शब्दों में आपका है और खंड आ। तो इसी तरीके से मैं आपको एक नया तरीका भी बताते चलूँगा, क्योंकि आपको पेपर में किस तरीके से करना है, कॉपी कैसे लिखना है, तो ये सारी जानकारी आपको यहीं से मिलती रहेगी। अब हम आपको बताएंगे खंड आ में सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन पहले का फर्स्ट है। इसमें भाषा की विशेषताएं बताइए। भाषा की विशेषता होती क्या है, ये चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगा। भाषा की विशेषता, जो भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला तो आपका आता है, इसमें लिखेंगे आप कि भाषा एक सामाजिक तत्व है। भाषा जो है वो एक सामाजिक तत्व है, यानी कि सामाजिक रूप से इसे बोलचाल की भाषा में सामाजिक का एक एलिमेंट जिसे कहते हैं, या उसे हम जैसे घी शक्कर के अनुसार बोलते हैं, तो शक्कर यानी मीठी बोलियों की तरह, तो इसका भी एक अलग ही होता है। यानी कि बात करें तो भाषा एक सामाजिक तत्व है। दूसरा है आपका कि भाषा परिवर्तनशील है। यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि भाषा परिवर्तनशील है, यानी कि ये अलग अलग स्टेट में पहुँचेंगे तो वहाँ की भाषाएँ थोड़ा चेंजेस होती रहती हैं। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ की भाषा थोड़ा सा अलग रहेगी, फिर तीसरे जगह पे जाएंगे तो इस तरीके से भाषाएं में थोड़ा परिवर्तन होता रहता है। फिर तीसरा आपका आता है भाषा लोक व्यवहार द्वारा अर्जित की जाती है। लोक व्यवहार का मतलब होता है दोस्तों, लोक व्यवहार का मतलब होता है कि एक दूसरे का ज्ञान, जो भाषा बोली जाती है उसी को अर्जित करना ही लोक व्यवहार है। यानी कि इसे कहते हैं हम जन भाषा। यानी कि जन भाषा से बात करेंगे तो जो दूसरे से बोली गई भाषा को हम अपने अंदर स्थापित करते हैं उसी को हम लोक व्यवहार, नहीं उसके अस्मरणीय से कैसे प्राप्त होती है, अस्मरणीय होती है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर चौथा आपका आता है, इसमें भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न है। यानी कि जो भाषा का प्रवाह है उसका कोई भी विभिन्न, यानी कि उसमें आपको कोई भी त्रुटि नहीं मिलेगी, वो अलग अलग प्रकार से आपको मिलती रहेंगी। तो इस तरीके से आपका हिंदी भाषा का विशेषताएं होगी। दूसरा क्वेश्चन कि भाषा
और बोली में अंतर क्या है। भाषा और बोली में अंतर क्या है। भाषा आप हेडिंग डालेंगे इसमें, भाषा में लिखेंगे कि भाषा मनुष्यों की मुखावयों से उच्चरित यदृच्छित रूढ़ एवं समर्थक, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे फिर से आप लोग थोड़ा भाषा में कि भाषा मनुष्य के मुख अवयवों के उच्चरित यदृच्छिक रूढ़ एवं सार्थक तथा व्यक्त बोधगम्य ध्वनि प्रतीकों और अनुभूतियों की वह प्रणाली है जिसके द्वारा एक समाज के लोग अपने भावनाओं एवं विचारों का परस्पर आदान प्रदान करते हुए एक दूसरे का सहयोग देते हैं। यानी कि इसमें जो आपका आता है सबसे पहले सार्थक होता है, सार्थक तथा व्यक्ति, उसके बाद में फिर बोधगम्य होता है, ध्वनि का प्रतीक होता है और उसकी जो अनुभूति की प्रणाली होती है उसके वर्णन भाषाएं उत्सर्जित होती हैं। उसके बाद फिर बोली आपका आता है। बोली में लिखेंगे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी के शब्दों में कहा गया है, यानी कि भोलानाथ तिवारी जी ने अपने भाषा में कहा है कि बोली किसी भाषा के ऐसे सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं जो ध्वनि, रूप, वाक्य गठन, अर्थ, शब्द समूह तथा मुहावरे आदि की दृष्टि से उस भाषा के परिनिष्ठित तथा अन्य क्षेत्रीय रूपों से भिन्न होता है, किंतु इतना भिन्न नहीं कि अन्य रूपों के बोलने वाले उसे समझ ना सके। मतलब इसका होता है जो मैंने आपको बताया कि ध्वनि, रूप, अर्थ, शब्द समूह तथा मुहावरे आदि की जो दृष्टि होती है उससे क्षेत्रीय के रूप से भिन्न होता है। अगर इतना भी नहीं भिन्न हुआ जो दूसरा व्यक्ति मैं क्या बोल रहा हूँ वो क्या सुन रहा है। तो कुछ इसी तरह से आप यूपी से बिलोंग करते हैं या दिल्ली से बिलोंग करते हैं या फिर कानपुर बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, तो अगर बात करें तो यही आपका बांग्लादेश, बंगाल, उसके बाद में फिर केरल चले जाइए, कर्नाटक चले जाइए, तो यहाँ की भाषा में थोड़ा डिफरेंट आती है। तो यहाँ पे आप लोग क्या बोल रहा है समझ नहीं आता है। तो यही चीज़ें यहाँ पे आपको इतना डिफरेंट हो जाता है भाषाएं, तो इस तरीके से आपको समझना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यही आपका होता है भाषा और बोली में अंतर। उसके बाद फिर तीसरा क्वेश्चन आपका आता है इसमें कि पश्चिमी हिंदी बोलियों को नामोल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड आपका है कि पश्चिमी हिंदी बोलियों का नामोल्लेख कीजिए। अब इसमें आप लिखेंगे कि पश्चिमी हिंदी की अधोलिखित बोलियां हैं। पहला तो आपका आएगा इसमें बांगरू, पहला क्या आता है बांगरू भाषा होता है। नंबर आपका दूसरा नंबर आता है इसमें खड़ी बोली, तीसरा कन्नौजी, चौथा आपका आता है ब्रजभाषा और पांचवा आपका आता है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड बुंदेल में बोली जाती है। ब्रजभाषा आपको पता ही कहाँ बोला जाता है, ब्रज में। कन्नौजी आपका कन्नौजी में, खड़ी बोली आपको हर जगह मिलती है। बांगरू भाषी जो बांगरू भाषा है वो आपको जनजातियों में देखने को मिलता है। जो जनजातियाँ होती हैं जैसे गारो खासी हो गई, उसके बाद में आपको मिलती हैं इधर की संथाल वगैरह, ये सारी जनजातियाँ आपको यहाँ पे बांगरू भाषाएं इसमें आपको मिलती रहती हैं। उसके बाद फिर चौथा क्वेश्चन आपका आता है इसमें कि यूरोपीय भाषा परिवार के कितने वर्ग हैं। यूरोपीय भाषा परिवार के कितने वर्ग हैं। अब आप इसको में लिखेंगे, अब यूरोपीय परिवार में कितने वर्ग हैं, इसमें आपको लिखना होगा यूरोपीय भाषा परिवार में 2 वर्ग आते हैं। पहला तो आपका आता है इसमें केंतुम और दूसरा आपका आता है सतम। केंतुम और सतम ये 2 वर्ग जो है वो जो आपके भारोपीय भाषा परिवार में आते हैं, केंतुम और संतम। तो यहाँ पे आपको भाषा की भारोपीय भाषा आपका जो परिवार होता है वो आपका केंतुम और सतम से यहाँ से मिलता है। फिर 5वां नंबर आपका आता है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रवृत्त्यात्मक काल विभाजन की, जो उनका प्रवृत्त्यात्मक काल है उनको यहाँ पे आपको लिखना है। इसमें आपका आएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गत 950 वर्षों में इतिहास की प्रवृत्तियों के आधार पर निम्नवत विभाजन किया है। उन्होंने पहला जो लिखा है वो संवत आपका आता है 1050 से 1375 तक। इसमें आपको मिलता है वीरगाथा काल, यानी कि मैं सही से इसमें आपको लिख देता हूँ
इसमें उन्होंने पहला लिखा है 1050 से 1375 तक इनका वीर गाथा काल इन्होंने माना है। फिर दूसरा आपका आता है संवत 1375 से 1700 तक, ये अब उन्होंने भक्ति काल माना है। तीसरा आपका आता है इसमें संवत यानी कि 1700 से 1900 तक इन्होंने माना है रीतिकाल। उसका फिर चौथा इन्होंने माना है अपना 1900 से आज तक इन्होंने गद्यकाल माना है, इन्होंने गद्यकाल माना है। तो इस तरीके से जो विभाजन किया है ने ये आचार्य शुक्ल जी ने, उन्होंने साहित्य में प्रवृत्त्यात्मक काल को, तो ये चारों ही इन्होंने महत्वपूर्ण है कि ये आपका पहला आता है वीरगाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा आपका आता है गद्य काल। तो आपको इससे आपको क्लियर हो जाता है कि किस तरीके से उन्होंने प्रवृत्त्यात्मक काल को बिठाया है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब आपका इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आदिकाल, चौथा नंबर। आदिकाल की छठा नंबर है आपका आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखिए। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर संक्षिप्त रूप से लिखिए। ये पहला आपका आता है, इसमें लिखेंगे इसमें आप हेडिंग डालेंगे आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। पहला आएगा आपका इसमें कि युद्धों की सजीव चित्रण, कल्पना की अधिकता एवं राष्ट्रीयता की अभाव। पहले में लिखेंगे आप लोग क्या, युद्धों का सजीव चित्रण और कल्पना की अधिकता एवं राष्ट्रीयता की अभाव। दूसरा आपका आता है इसमें आश्रयदाताओं को प्रशस्त रासो ग्रंथ लेखन, वीर श्रृंगार रस का चित्रण, यानी कि जो रासो ग्रंथ है उसका लेखन आता है इसमें और रस का चित्रण आता है। फिर तीसरा आपका आता है इसमें कि प्रकृति चित्रण एवं जन संपर्क की कमी और ऐतिहासिकता का अभाव। चौथा आपका इसमें आएगा कि प्रबंध एवं मुक्तक काव्यों की रचना आता है, डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग, डिंगल और पिंगल भाषा का भी प्रयोग होता है इसमें, और रचनाओं का संदेहात्मकता, यानी जो रचना होती है उसमें संदेह होता है। तो इसमें आपको इसकी चार प्रवृत्तियाँ आपको यहाँ पे मिली। पांचवा आपका आता है इसमें कि काव्याकार कल्प का सुंदर प्रयोग, जैसे दोहा हो गया, सोरठा हो गया, त्रोटक हो गया, तोमर हो गया, चौपाई, गाथा, आर्या, रोला, छप्पे, कुंडलिया आदि छंदों का सुंदर योजना होता है। ये आपके सारे क्या होते हैं, आपके क्या आते हैं, ये छंद होते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने अपना काव्य का जो सुंदर कल्प का प्रयोग करते हैं, इससे मिला के इन्होंने किया है। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां नंबर कि निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी प्रमुख कवियों को तथा उनकी रचनाओं को लिखिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी आपका है। निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान मार्गी प्रमुख कवियों और उनकी रचना का नाम। अब इसमें आप लिखेंगे कि निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवियों में उनकी रचनाएं। पहला तो आता है उनका नामदेव आते हैं। नामदेव ने नामदेव के पद लिखा है। कबीर जी, दूसरा आता है कबीर जी लिखे हैं साखी, शबद तथा रामायणी। उसमें में धर्मदास जी आते हैं, इन्होंने पदों की रचना लिखा है। उसके बाद में फिर चौथा आता है दद्दू दयाल, जो हरडेढ़ बाड़ी और अंगबद्ध लिखे हैं। सुंदरदास लिखे हैं, सुंदरदास जी ने सुंदर ग्रंथावली, सुंदर विलास तथा सवैया लिखे हैं। फिर मलूकदास जी हैं, मलूकदास जी इन्होंने लिखा है रतन खान और ज्ञानबोध। नानक जी, उसके फिर नानक जी ने लिखा है, सातवां नंबर है गुरु ग्रंथ साहिब। उसके बाद में फिर आपका आता है आठवां नंबर संत रैदास जी ने कौन सी आपने रैदास की बानी। नौवां आता है प्राणनाथ, यानी कि प्राणनाथ जी ने लिखा है कुल जस शरीफ, यानी कि कुल जस शरीफ। 10वां नंबर उन्होंने लिखा है चरणदास जी ने भक्ति सागर। तो ये निर्गुण भक्ति के ज्ञान मार्गी प्रमुख कवि थे और उनकी ये रचना थी। तो ये आपको मैंने बताया। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8वां नंबर कि रीतकालीन कवियों की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपको
पेपर में ज़रूर मिलते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रख के चलिएगा कि हमें किस तरीके से तैयार करना है। तो वीडियो को ज़रूर देखते रहिए, और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। उसके बाद में फिर आपका इसमें आता है 8वां क्वेश्चन है रीतकालीन। विषय वस्तु यहाँ पे आपको लिखना है रीतकालीन कवियों के। अब इसमें विषय वस्तु क्या है, इसमें आप लिखेंगे कि इस काल की अधिकतर रचनाएं जो हैं वो श्रृंगार परक रही हैं। जो क्या रही हैं, वो श्रृंगार परक से रही हैं, श्रृंगार रस से रही हैं। इस काल में जो अन्य रचनाएं हुई और जिनमें आराध्य के प्रति कवियों की भावनाएं मुखर हुई हैं, वे भी अपने को श्रृंगारिकता के आवरण से बचा ना सकी। और इस युग के प्रमुख कवि हैं केशवदास बिहारी जी हैं, केशवदास बिहारी जी और घनानंद, लिखते जाइएगा, घनानंद ठाकुर, मतीराम देव और सेनापति आदि थे। इसमें इन्होंने दानशीलता, मानलीला, चीरहरण लीला, फिर झूला, होली और जल भरण लीला के प्रसंगों में ओतप्रोत इस काल की रचनाएं लिखी गई। यानी इस काल में इन्होंने इस तरीके से रचनाएं की हैं। इसके अतिरिक्त नीति और ज्ञान से युक्त जो कविताएं लिखी गईं उसके रचनाकारों में जैसे घाघ हो गए, गिरधर हो गए, रहीम जी का नाम उल्लेख किया आता है। वीर रस की कविताओं में महाकवि भूषण आते हैं, और लाल ने अपना वर्चस्व बनाए रखा। जो लाल जी थे वो भी अपना यहाँ पे वर्चस्व बना कर रखे। तो इस तरीके से रीतकालीन के कवि जो थे उनकी जो विषय वस्तु रही वो आपको बता ही दिया किस विषय वस्तु पे टिकी रही। उसके बाद फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता है कि 9वां क्वेश्चन कि छायावाद के बेहतरीन कवियों के नाम लिखे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी आपका। यानी अब इसमें लिखना होगा छायावाद के बेहतरीन कवियों के नाम। हेडिंग डालेंगे छायावाद के बेहतरीन कवियों के नाम। पहला आता है अपने इसमें जयशंकर प्रसाद जी हैं इसमें। दूसरा आप कह रहे हैं सुमित्रानंद पंत जी, और तीसरा आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी नाला। ये आपके 3 जो है वो छायावादी के बेहतरीन कवियों में से आते हैं। यानी कि बेहतरीन का मतलब होता है सबसे बड़े कवि। ये आपके कवियों में से महान कवि माने जाते हैं, जैसे आपका जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के ये बेहतरीन कवि में आते हैं। अब आपका 10वां क्वेश्चन आता है इसमें यात्रा साहित्य के प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। यात्रा साहित्य के प्रमुख लेखकों के नाम निम्नलिखित हैं। इसमें आप लिखेंगे पहला, इसमें आएंगे रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, धर्मवीर भारती जो इनका ठेले पर हिमालय आता है, ये आपका यात्रा साहित्य होता है। फिर अज्ञे जी हैं कि यज्ञ जो हैं वो सच्चिदानंद हीरानिवास अज्ञे जी हैं, यात्रा साहित्य में आती हैं इनकी। यशपाल जैन हैं, अमृत राय हैं। अमृत राय की सबसे महत्वपूर्ण रचना जो है वो कलम का सिपाही है। उसके बाद फिर मोहन राकेश। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूरत है कि मोहन राकेश की कोई एक रचना का नाम लिखिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है आज का आपका। यानी कि मोहन राकेश जी का कोई एक कविता का नाम लिखिए। यानी कि मोहन राकेश जी की कोई एक कविताएं का नाम लिखिए। तो यात्रा साहित्य में जो यात्रा साहित्य का आता है उसमें से आपको कोई एक लिखना है। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मोहन राकेश का कौन सा आता है। उसके बाद में फिर आपका आता है यानी कि आपके ये सारे रामवृक्ष बेनीपुरी हो गए, भगवत शरण उपाध्याय, धर्मवीर भारती, अज्ञे जी हो गए, यशपाल जैन हो गए, अमृत राय हो गए और मोहन राकेश। तो ये सारे आपके आते हैं यात्रा साहित्य के प्रमुख लेखक आते हैं यात्रा साहित्य में, जिसे हम कहते हैं यात्रा वृत्तांत। उसका नाम फिर आपका आता है खंडवा। यानी कि खंड आके मैंने सारे क्वेश्चन आपको एक एक करके बता दिया। खंडवा में केवल 5 प्रश्न करने हैं आपको। खंडवा में केवल आपको 5 प्रश्न करने हैं। इसको केवल 200 शब्दों में आपके लिखना है। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर करते हैं दूसरे तक। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है कि हिंदी भाषा के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी आपका आता है इसमें।
और ये प्रश्न अगर देखा जाए तो बार बार आपके पेपर में पूछा भी गया, तो ये चीज़ें आप लोग इग्नोर ना करें, क्योंकि ये प्रश्न आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। यानी हिंदी भाषा के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। इसमें लिखेंगे आप लोग कि हिंदी भारतीय आर्य भाषा परिवार से संबंधित भाषा है। जो हमारा हिंदी है वो भारतीय में आर्य भाषा के परिवार से संबंधित है। इसे भारत की राष्ट्रभाषा होने का भी गौरव प्राप्त है। इसका मूल रूप वैदिक संस्कृति से प्राप्त होता है। बाद में निम्नलिखित चरणों में विकास हुआ। पहला तो आपका आता है इसमें वैदिक संस्कृत, जो आपको मिलता है 1500 ईस्वी से 800 ईस्वी तक। दूसरा आपका आता है लैखिक भाषा, यानी कि लैखिक संस्कृति, जो 800 से 500, जो आपका आता है 800 से 500 तक ईस्वी तक। फिर आपका आता है तीसरा आपको पता है कि पाली भाषा, यानी कि पाली और प्राकृतिक भाषा जो आती है वो आपको 500 से ईसा पूर्व से मिलके 500 ईस्वी तक है, यानी कि 1500 ईस्वी पूर्व से ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, फिर 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, और 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। फिर चौथा आपका आता है अपभ्रंश। क्या आता है? अपभ्रंश। अपभ्रंश में आपका आता है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो ये आपके जो इसके चरणों का विकास हुआ है हिंदी भाषा के, तो कुछ इस तरीके से आपके 4 जो चरण मिले थे वो ये थे आपके। हिंदी का विकास अपभ्रंश विकास से हुआ, और इस भाषा का औहत देश भाषा तथा देसी भाषा आदि में अनेक नामों से पुकारा गया। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ, जिसे हम कहते हैं बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। जब भाषा का रूप सुसंस्कृत न रहकर बोलचाल की भाषा सामान्य रूप है, तो पंडितों की दृष्टि से वह भाषा बिगड़ी हुई मानी जाती है, तब उसे हम अपभ्रंश की संज्ञा देते हैं। इसी बिगड़ी हुई भाषा से हिंदी का विकास हुआ, और वस्तुतः अपभ्रंश में विभिन्न भेदों से ही हिंदी का विभिन्न उपभाषाओं का विकास हुआ। जैसे आपका आता है सौर शैली अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी हिंदी का अर्थ, यानी कि अर्धमागधी अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का। फिर आपका था खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का हुआ। उसके मगधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ, और इसी से पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली का प्रचलित हुआ। और इनकी जो सर्वप्रथम प्रयोग वो 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने अपनी कविता में किया था, कि कालांतर में यह भाषा संघर्ष के चलते अपेक्षित बढ़ी रही। 19वीं शताब्दी के अंत में देश में ऐसी स्थितियां उपजी कि खड़ी बोली की तीव्र विकास से अनिवार्य हो गया। ज्ञान विज्ञान का प्रसार होना आरंभ हुआ, और उसके लिए सशक्त सहज गद्य भाषा की आवश्यकता थी। खड़ी बोली जनसंपर्क की गद्य भाषा होने के कारण सर्वथा इस योग्य थी। मुद्रण यंत्रों के आविष्कार, अंग्रेजी गद्य साहित्य के भारत के प्रसार, राजनीतिक गतिविधियों की सक्रियता, पत्र पत्रिकाओं के चलन आदि इसे और अधिक गतिमान कर दिया, और इस तरह देश में जनभाषा के रूप में फैलने लगी, और राष्ट्र के एक सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी। आज के पास भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त जैसे यशस्वी साहित्यकारों की अमर कीर्तियाँ हैं। इसका भविष्य उज्ज्वल है। तो ये आपका हिंदी भाषा के स्वरूप थे आपके। इसमें आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। उसके बाद में फिर आपका आता है तीसरा क्वेश्चन कि रचनात्मक भाषा की सामान्य प्रवृत्तियाँ लिखे। रचनात्मक भाषा की सामान्य प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं, इसमें आपको ये लिखना है। अब इसमें आपको लिखना है कि रचनात्मक भाषा के लिए सर्वनात्मक या सृजनात्मक भाषा शब्द की प्रयुक्त होते हैं। इसके लिए अंग्रेजी भाषा में आपको क्रिएटिव लैंग्वेज शब्द प्रचलित है। क्रिएटिव लैंग्वेज की बात करें तो
चिंतक लेखक कवि अपने भाव विचार व चिंतक के रूपाई करने हेतु भाषा के जिस रूप को माध्यम बनाता है उसे ही रचनात्मक भाषा कहते हैं। इसे हम क्रिएटिव लैंग्वेज कहते हैं। क्रिएटिव लैंग्वेज का मतलब होता है रचनात्मक भाषा, अर्थात जिस भाषा रूप को रचना की माध्यम स्वीकार कर लिया जाता है उसे हम रचनात्मक भाषा कहते हैं। इससे भाषा की नव्यांश प्रवृत्तियों को स्थान मिलता है, साथ ही भाषा स्वयं नव्यतम प्रवृत्तियों को जन्म देती है। सरल, सहज, मधुर, रोचक और लालित्य योजना से युक्त तथा परिमार्जित होती है। इस भाषा की आवश्यकता राजनीति, भक्ति, रहस्य, दर्शन और विविध लोक ज्ञान का अभिव्यक्ति के लिए पड़ती है। डॉक्टर रामदरस को स्वीकारोक्ति है कि पृथक पृथक शब्द सृष्टि, भाव सृष्टि एवं समग्रतः आकार सृष्टि सृजनात्मक, यानी सृजनात्मक का बात करें तो रचनात्मक भाषा के गुण हैं। व्यवहारिक और नियमोपनियम में सार्वजनिक रचनात्मक भाषा की शक्ति यानी कि परिधि है। रचनात्मक भाषा समाजोपयोगी है और सर्जक की प्रतिष्ठा दिलाने में समर्थ होती हैं। इसका प्रतिफलन साहित्यिक भाषा के रूप में है। इस भाषा रूप के माध्यम से हिंदी निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। रचनात्मक भाषा के भविष्य को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित एवं योगेंद्र प्रसाद जी ने अपने ग्रंथ में इनकी प्रयोजन परक हिंदी में कहते हैं कि अपने रचनात्मक लेखन के बल पर हिंदी विश्व भाषाओं में निकट भविष्य में अपना एक स्थान बना रहेगी और इसमें वैश्विक चेतना क्रमशः बढ़ती जा रही है और रचना संसार उत्तरोत्तर विकसित होता जा रहा है। तो ये आपके रचनात्मक भाषा के अंतर्गत आपको मिलती हैं। इसकी सामान्य जो प्रवृत्तियां हैं वो आपको मैंने बता दी, सरल, सहज, मधुर, रोचक और लालित्य योजना से युक्त। तो ये आपके सामान्य प्रवृत्तियां होती हैं। उसका में फिर आपका चौथा क्वेश्चन आता है इसमें कि तुलसी सामान्यवादी कवि हैं, सोदाहरण सिद्ध कीजिए। अब इसमें तुलसी जी के बारे में लिखा है। इन्होंने बताया कि सामान्यवादी कवि हैं। इन्होंने इसमें लिखना है आपको कि गोस्वामी तुलसीदास भक्त की सगुणोपासक शाखा अंतर्गत यानी कि सगुण उपासक शाखा के अंतर्गत राम के आश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इन्होंने भगवान राम को अपना आराध्य बनाया और उनकी लीलाओं का उद्भावन किया। उद्भावन की बात करें तो उनको प्रचलित किया या उनको आगे की ओर अग्रसित किया। जिस समय तुलसी पैदा हुए उस समय समाज में विषमता का वातावरण फैला हुआ था। समाज में नाना प्रकार के भेदभाव पैदा हुए थे। ऊंच नीच, ब्राह्मण, शूद्र, सगुण, निर्गुण, शैव, वैष्णव, राजा, प्रजा, ज्ञान, भक्ति तथा भाषा शैली संबंधी विषमता चतुर्दिक दिखाई पड़ रही थी। जीवन जगत में जुड़े तमाम पहलुओं में असमानता एवं असंतुलन की स्थिति बनी हुई थी। ऐसी स्थिति में निपटने के लिए तुलसी ने समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाया। समन्वयात्मक की बात करें तो सामान्य रूप से निवास तक, समान रूप से निवास करने या सामान्य रूप से अपने आप को बनाने के लिए जो उन्होंने नियम को अपनाया उसमें समय एवं पर्याप्त समस्त विषमताओं वैमनस्यों में समन्वय स्थापित किया। तुलसी के काव्य में समन्वय की विराट चेतना विद्यमान है और उन्होंने अपनी सामान्यवादी चेतना के द्वारा समाज को विघटित एवं विखंडित होने से बचाया। तुलसी की सामान्यवादी दृष्टिकोण को उदाहरण निम्नलिखित छंद के माध्यम से देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने ग्रह और वन के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। पहला आता है कि घर कीन्हे घर जात है, घर छोड़े घर जाए। यानी कि घर कीन्हे घर जात है, घर छोड़े घर जाए और तुलसी घर बन बीच ही राम प्रेमपुर छाए। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने शैव, वैष्णव और शक्तों के अंतर विरोध को समाप्त करने के लिए अपने समय समय में इस तरह की पंक्तियाँ लिखी
जिसका प्रभाव हठवादियों पर पड़ा सका। जिसे इन्होंने लिखा है कि शिवद्रोही ममदास कहावा, सोनर सपनों मोह न भावा, और जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, और जय गज बदन खड़ानंद माता, जगत जननी दामनी तुनी दुति दाता। तो इस तरीके से इन्होंने अपना समय समय पर जो पंक्ति को स्थापित, यानी कि इन्होंने पंक्ति को लिखी है, तो कुछ इस तरीके से प्रभाव जो सामान्यवाद के रूप में इन्होंने अपना नियम को प्रकट किया है, उस तरह से जीवन जीवित किया है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। उसका फिर आपका पांचवा आता है कि रामचरितमानस के महत्व की विवेचना कीजिए। अब इसमें लिखेंगे आप लोग कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस राम भक्ति संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है। इसकी रचना लगभग 1584 ईस्वी में काशी में पूरी हुई थी। यह अवधी भाषा का ग्रंथ है। इस पर भोजपुरी का भी प्रभाव है। अधिकांश कथा सूत्र के लिए तुलसी ने वाल्मीकि रामायण का आश्रय लिया है। इस ग्रंथ में भारतीय धर्म और दर्शन का प्रतिपादन किया गया है। इस रचना का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। मध्य युग में जब हिंदू धर्म के ऊपर अनेक प्रकार के संकटों के बादल छाए हुए थे और वेदों और शास्त्रों का अध्ययन बहुत कम हो गया था, इस ग्रंथ ने संपूर्ण उत्तर भारत में हिंदू समाज में नए जीवन का संचार किया। लोक भाषा में होने गए जनसाधारण पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा। आज भी रंक की झोपड़ी से लेकर, यानी कि रक्त की झोपड़ी से लेकर अमीरों के महलों तक रामचरितमानस का अध्ययन श्रद्धा से किया जाता है। विश्वनाथ प्रसाद ने रामचरितमानस के महत्व की विवेचना करते हुए लिखा है कि भक्ति भावना के साथ साथ सबसे अधिक साहित्यिक प्रकर्ष रामचरितमानस में ही दिखता है। इसके समान दूसरा प्रबंध काव्य हिंदी में नहीं बना। मुक्तक के क्षेत्र में तुलसीदास का महत्व कम आंका जाता है। सूरदास ने उस क्षेत्र में बहुत कम क्षमता प्रदर्शित की है, पर प्रबंध के क्षेत्र में गोस्वामी जी को पार कर जाने वाला हिंदी में कोई कवि नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से रामचरितमानस का जो महत्व है उसमें आपको ये चीज़ें जानकारी लेना आपको बहुत ही बड़ी चीज़ें हो जाती हैं कि रामचरितमानस होता क्या है, और रामचरितमानस को एक बार देखना भी एक आप लोग का उचित कार्य है। छठा क्वेश्चन आपका आता है कि छायावाद पर टिप्पणी लिखिए। छायावाद पर एक टिप्पणी लिखिए। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे छायावाद के बारे में जानना होगा। द्विवेदी युग की स्थूल नैतिकता और इतिवृत्त प्रधान काव्य की प्रतिक्रिया में हृदय की सूक्ष्मतम अनुभूतियों और कोमल कल्पनाओं में समन्वित जिस नवीन काव्य का उदय हुआ, कालांतर में उसे छायावाद की संज्ञा प्रदान की है। द्विवेदी युग की जो स्थूल नैतिकता थी, उसकी इतिवृत्त थी, उसमें जो प्रतिक्रिया हुई उसे हम छायावाद की संज्ञा दिया जाता है। आरंभ में यह नाम तत्कालीन नवीन काव्यधारा की हंसी उड़ाने के लिए दिया गया था, किंतु जब यह स्वीकृत हो गया तब आलोचकों द्वारा इसकी तरह तरह से व्याख्या की जाने लगी, और हिंदी के महान आलोचकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहले व्यक्ति थे। जो आलोचक हैं, जो आप लोग पहले इसमें आता है कभी कभी क्वेश्चन की हिंदी के प्रमुख आलोचक के नाम लिखिए, तो सबसे प्रमुख जो आलोचक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पहले व्यक्ति हैं। फिर जिन्होंने छायावाद की विषय वस्तु के रूप में रहस्यवाद की चर्चा चलाया, और इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि शुक्ल जी ने छायावादी गीत विधा को एक सैद्धांतिक जामा पहनकर प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हिंदी में छायावाद शब्दों का जो व्यापक अर्थ रहस्यवादी रचनाओं के अतिरिक्त और प्रचार की रचनाओं के संबंध में ग्रहण हुआ, वह भी इस प्रतीक शैली में के अर्थ में है। छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ कि प्रस्तुत स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत कथन, यानी इस शैली के भीतर किसी वस्तु या विषय के वर्णन भी किया जा सकता है। स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी ने
शुक्ल जी के मत को खंडन करते हुए लिखा है कि मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता होती है वैसे ही व्यक्ति की तरलता अंग में लवड़ कहे जाती है, और इस लवड़ को संस्कृत साहित्य में छाया और बिच्छन्ति के द्वारा निरूपित किया जाता है। छायावाद का उद्भव प्रसाद के चित्राधार और कानून कुसुम में संकलित कुछ कविताओं से है। कानून कुसुम का प्रथम प्रकाशन जो आपका है 1918 में हुआ, इसलिए उसी समय में छायावाद का प्रारंभ माना गया। और प्रसाद जी के जो आंसू हैं, जयशंकर प्रसाद का आंसू और लहर में, पंत के पल्लव में, निराला की गीतिका में और महादेवी वर्मा की दीपशिखा में छायावाद की प्रौढ़ता परिलक्षित होती है। उत्तर छायावाद काल के अन्य प्रसिद्ध कवियों में आंचल, नरेंद्र वर्मा, नवीन और बच्चन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो ये सब छायावाद के अंतर छायावादी कवि के रूप में मिलते हैं आपको। जैसे आपको मिल गए जयशंकर प्रसाद जी हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, उसके बाद में फिर आंचल जी हो गए, नरेंद्र वर्मा, नवीन और बच्चन जी आदि, ये आपके छायावादी युग के अंतर्गत आते हैं। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर, जायसी का प्रमुख वियोग वर्णन हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, स्पष्ट कीजिए। 7वां क्वेश्चन है और सेक्शन बी का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। अब जायसी जी का वियोग वर्णन अत्यंत मर्म स्पर्शी कहा जा सकता है। इनका उद्देश्य विरह की वेदना का विशद व्यंजना करना रहा है, इसलिए उन्होंने अतिशयोक्ति का सहारा लिया है, लेकिन इसका उद्देश्य संवेदना जागृत करना है, चमत्कार उत्पन्न करना नहीं। जायसी ने पद्मावत के 3 प्रमुख पत्रों, जैसे आपका आता है रत्नसेन, पद्मावती, नागमती के वियोग का चित्रण किया है। नागमती के वियोग वर्णन का चित्रण तब किया जाता है जब राजा रत्नसेन जोगी बनकर घर से निकलते हैं और 1 वर्ष तक नहीं लौटते हैं। राजा रत्नसेन के विरह वर्णन का चित्रण तब किया जाता है जब सिंघल द्वीप में पद्मिनी को देखकर राजा मूर्छित हो जाता है और यह विलाप करने लगता है कि पद्मावती का वियोग वर्णन किया जाता है जब राजा के सिंघल द्वीप पहुँचने पर योग के प्रभाव में पद्मावती विरह अनुभव करने लगती हैं तथा बाद में अलाउद्दीन राजा रत्नसेन को नज़रबंद करके ले जाता है। वस्तुतः जायसी ने विरह वर्णन में केवल परंपरा का अनुगमन नहीं किया, बल्कि अपने भावुक हृदय लोक जीवन से अपनी संस्कृति तथा हृदय के उद्गारों के मर्म स्पर्शी व्यंजना कर सकने की क्षमता का परिचय दिया है। यहाँ पे जो वियोग है वो रत्नसेन के अंतर्गत इन्होंने बताया है, यानी कि मौलवी मोहम्मद जायसी जी ने। उदाहरण में उनके नागमती वियोग का वर्णन प्रसंग निम्नलिखित अंश को देखा जा सकता है। जो नागमती जी के वियोग में लिखा है, उन्होंने कहा लिखे हैं उन्होंने, कहुक कहुक जस कोयल रोई, यानी कि उन्होंने लिखा है नागमती जी के उसमें कि कुहुकी जस कोयल रोई, रकती आँस घुघुच बन बोई, और भई करमुखी नयन तन राती, को सेराव बिरहा दुख ताती, और जह जह ठाड़ होई बनबासी, तह तह होए घुंघुच कै राशि, बूंद मूंद मैं जानो जीऊ, गूंजी करऊँ पीऊ पीऊ, तेहु दुख भय परास निपाते, और लोहु बूढ़ उठ तुम्हें रह पाते, राते बिब भींज तह लोहूँ, और परवर पाक फाट ही गोहूँ, देखो जहाँ होई सोई राता, जहाँ सोरतन कहे को बाता। तो इन्होंने उदाहरण में नागपति का वियोग प्रसंग इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो इस तरीके से जायसी जी का जो वियोग वर्णन है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपका सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन था। उसका अंदर सेक्शन सी की तरफ आपको रुख करते हैं। सेक्शन सी में आपका आता है खंडसा, यानी कि इसमें आपको केवल 2 प्रश्न करने हैं।
500 शब्दों में करने हैं। 8वां क्वेश्चन आपका था कि हिंदी शब्द समूह पर प्रकाश डालिए। हिंदी शब्द समूह पर प्रकाश डालिए। 9वां क्वेश्चन आपका आता है कि सगुण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन आपका आता है कि सूफी काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। और 11वां क्वेश्चन आपका आता है प्रयोगवादी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। तो इस तरीके से आपको खंड सा के सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, और इसके जो आपको क्वेश्चन होंगे वो अलग से मैं वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को एक दूसरे तक ज़रूर शेयर करते रहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसको अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप लोग इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।